जय हिंद दोस्तों। मूल विधि का हम लोगों ने परिचय पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ये दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धारा 2 के बारे में। धारा 1 के बारे में एक चीज़ छूट गया था जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। धारा 1 में जो किस पे लागू नहीं होती, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इसमें से बना के कहीं से। तो सबसे पहले भारत सरकार के अधिकारियों को दंड देने के लिए बनाए गए रूल पर लागू नहीं होगी। जो भारत सरकार के जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, उसमें अलग नियमावली चलती है, तो उनको रूल देने मतलब दंड देने के लिए अलग रूल बनाया जाता है। अलग अलग टाइप का रूल, रनिंग का रूल होता है कुछ गलती के लिए, तो उस पर लागू नहीं होगी बीएनएस। और दूसरा है विशेष या स्थानीय लाभ पर, मतलब कोई विशेष जगह है, कोई विशेष जगह मतलब कोई क्षेत्रीय स्थान है, या मान लीजिए एग्जाम्पल आप समझिए कि कहीं पार्किंग है, कहीं पार्किंग एरिया है, उसमें अलग चार्ज नियम चलता है, तो वहाँ पे मतलब लागू नहीं होगी, उसके प्रभावित नहीं करेगी। और इतने लोगों पे भी नहीं करेगी। भारत के राष्ट्रपति पे, राज्यपाल पर किसके द्वारा छूट मिली है? अनुच्छेद 3(1) के द्वारा छूट मिली है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर बीएनएस लागू नहीं होगी। दूसरा हो गया विदेशी पे, विदेशी संप्रभुत्व पे, मतलब कि विदेशी कोई पीएम है, सीएम है, या कहीं का राष्ट्रपति है, कोई बड़ा वो है, तो उन पे भी लागू नहीं होगा, उनको सजा नहीं दे सकते। तीसरा ये है कि राजनयिक पे, मतलब जो एम्बेसडर होते हैं उनके ऊपर भी लागू नहीं होंगे। ये हर एक देश के होते हैं, जापान का, अमेरिका का, ये आके इंडिया में भी रहते हैं, तो इन पे लागू नहीं होगा। चौथा जो है विदेशी सेना, कोई विदेशी सेना है उस पर भी लागू नहीं होगा। इन पे इतने लोगों पे बीएनएस लागू नहीं होगा। धारा 1 में ये चीज छूटा था। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़िए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि बीएनएस में टोटल 358 धाराएं ही हैं, तो जो उसमें 500 से ऊपर धारा थी, सबको बहुत सारी धाराओं को जोड़ के एक में बना दिया गया है। इसलिए धारा कुछ इसमें मतलब जो एक ही धारा रहेगी, लेकिन उसमें सारे पॉइंट दिए रहेंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा होगा। आज के वीडियो में हम ओनली धारा 2 पढ़ेंगे, काफ़ी ठीक ठाक है, आपका मैनेज कर देगा। धारा 2 को अगर सिंपल भाषा में जानेंगे तो इसमें परिभाषाएं दी गई है। आपको कहीं भी आपके क्वेश्चन में कहीं भी परिभाषा से संबंधित चीज आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें परिभाषा के बारे में बात किया गया हो, तो परिभाषा के बात में किया गया हो तो समझ लीजिए कि बीएनएस की धारा 2 होगी। एक चीज और देखिए, बहुत सारे एक्ट हैं, एक्ट में भी परिभाषा दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे जरूर उसमें बोलेगा कि इस एक्ट के, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के में बालक की चाहे इस चीज की परिभाषा क्या दी गई है, दहेज की परिभाषा क्या दी गई है, तो ये चीज उसमें भी आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि वहाँ पे पूछा रहेगा इस एक्ट के बारे में, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट के में कौन सी परिभाषा आती है, इस टाइप का पूछेगा। लेकिन अगर इससे क्वेश्चन उठाना होगा तो पूछेगा उसको कि बीएनएस की धारा 2 के अनुसार, ठीक है, कोई सा भी आएगा और पूछेगा आपसे कि बीएनएस में कौन सी धारा लगेगी, तो बीएनएस की धारा 2 में ये सब चीज परिभाषा आता है। परिभाषा के थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में विभिन्न कानूनों शब्दों की परिभाषा दी गई है। जितने कानूनी शब्द हैं, जितने पूरे संहिता में जितना संहिता है उसमें दिया गया है, कानूनी जितने शब्द दिए गए हैं, लगभग अधिकांश की परिभाषा यहाँ धारा 2 में दी गई है। और इसको परिभाषा में देने का मतलब क्या है, क्या फायदा मिलता है? फायदा ये मिलता है कि संहिता के अन्य प्रावधानों की व्याख्या और अनुरूपों में स्पष्टता प्रदान करती है। मतलब कहने का ये है कि जो स्पष्ट हो जाएगा, कोई आदमी जो कुछ नहीं जानता, एक आदमी बहुत जानकार है, तो उसको पागल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि परिभाषा धारा 2 में है, उसी के अनुसार वहाँ भी होगा, जहाँ भी वो शब्द का यूज हो जाएगा। जैसे उदाहरण उठाते हैं एक बालक, बालक शब्द का यूज अगर कहीं हुआ है, तो जो धारा 2 में बालक की परिभाषा है, वही परिभाषा पूरे संहिता में चलती रहेगी बालक के लिए। कहने का मतलब ये है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब बीएनएस की धारा 2 में कुछ प्रमुख परिभाषाएं ये है, अगर आप चाहें तो धारा 2 यहाँ से पढ़ के खत्म कर सकते हैं। धारा जिसमें कार्य का परिभाषा है, जानवर का परिभाषा है, नकली का परिभाषा है, ये तमाम परिभाषाएं दी गई हैं इन सारे महत्वपूर्ण चीजों की, जो धारा 2 में दी गई है। इन परिभाषाओं का देने का अर्थ क्या है, आप पहले ही बता चुके हैं कि सुसंगत बनाना है, स्पष्ट बनाना है, कि सबके लिए, सभी पक्षों के लिए समान समझ हो, ये चीज वाला है। अब न्यायालय कहीं दे दिया है, तो न्यायालय का मतलब ऐसा नहीं होगा धारा 34 में न्यायालय कुछ और है और धारा 25 में न्यायालय कुछ और होगा, मतलब ऐसा नहीं। धारा 2 का यही कहती है कि न्यायालय का मतलब वही होगा जो धारा 2 में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि हर जगह पूरे संहिता में न्यायालय का अर्थ एक ही रहेगा, यही बताया गया है। धारा 2 में परिभाषा मेन चीज है। आगे बात करते हैं धारा 2 का 1।
उपखंड 1 बोला जाता है, धारा 2 का उपखंड 1। तो सब इंस्पेक्टर में पूछ सकता है, डिटेल में पूछेगा, ऊपर ऊपर से नहीं पूछेगा, डिटेल पूछेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कि धारा 2 के 1 में क्या दिया गया है, किस चीज का परिभाषा दिया गया है, कार्य की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन अगर कहीं से उठा ले कि कार्य की परिभाषा बीएनएस में कहाँ से दी गई है, तो बीएनएस की धारा 2(1) में कार्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे कार्य की परिभाषा से एक चीज और समझने वाला बात है कि एक कार्य अगर एक है तो एक कार्य बोला जाएगा, एक से अधिक कार्य कहीं भी है तो कार्यों की श्रृंखला उसको नाम दिया जाएगा। 2 कार्य नहीं बोला जाएगा, जहाँ एक से अधिक कार्य का होना पाया जाए वहां पे बोलेंगे कार्यों की श्रृंखला। तो कार्य से संबंधित जहां भी परिभाषा आ जाए वहां धारा 2(1) होगी। धारा 2 का 2 क्या होगा, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी जो होगा वो एनिमल कहलाएगा या जानवर कहलाएगा। अगर जानवर हिंदी वाला नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला पकड़िएगा, इंग्लिश में हर जगह एक ही मतलब होता है, हिंदी में तो थोड़ा बहुत चेंज भी कर देते हैं। तो जानवर में एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लगा दिया है, एक चींटी से लेके एक सांप से लेके एक शेर और हाथी तक सब कुछ जानवर होगा। बस मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ धारा 2 के 2 अनुसार जानवर होता है। जानवर की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 2 के उपखंड 2 में दी गई है। धारा 2 का उपखंड 3 जो है इसमें बालक की परिभाषा दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है आपसे। तो बालक की परिभाषा कहाँ दी गई है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक कहते हैं। अब व्यक्ति में कुछ भी आ जाएगा, लेडीज हो, जेंट्स हो या ट्रांसजेंडर हो, 18 वर्ष से बस कम जो भी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे। परिभाषा कहाँ है, धारा 2 के 3 में दिया गया है। ये आपके रिलेट करने के लिए मैंने फोटो भी लगा दिया है कि जिसको देख के आप लोग रिलेट कर सकें। 18 वर्ष से कम बच्चे को चाइल्ड भी या बालक बोलते हैं। नकली, धारा 2 का 4 जो है कहता है नकली शब्द की परिभाषा दी गई है। नकली किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो काउंटरफेट जिसको बोलते हैं। ये पहले क्या था, धारा आईपीसी की धारा 28 में था, लेकिन अभी ये कहाँ है, बीएनएस की धारा 2 के उपखंड 4 में नकली शब्द की परिभाषा दी गई है। नकली का थोड़ा सा अर्थ भी समझना जरूरी है। नकली किसको बोलेंगे, जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिलती जुलती बनाता है इस इरादे से कि उस समानता के माध्यम से धोखाधड़ी की जाए, या यह जानते हुए कि इस तरह से धोखाधड़ी की जाएगी। कोई ऐसा चीज बनाता है कि जिससे धोखाधड़ी हो सके, वही उसी सामान को नकली बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोतल अगर है हमारे पास एक, और कोई कंपनी का बोतल है, कोई ब्रांडेड कंपनी का बोतल है, मैं कंपनी के ब्रांडेड का नकल बना के एक बोतल बना लेता हूँ और बना के उसको मैं बेचने के आशा से कर रहा हूँ कि इस कंपनी के लोगों के नाम पे मैं अपना भी बेचूंगा, तो ये क्या होगा, धोखाधड़ी या नकली बोला जाएगा, जिसको काउंटरफेट बोलते हैं। स्पष्टीकरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए, जालसाजी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल सटीक हो। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जैसे हम करेंसी नोट बना रहे हैं नकली कोई, तो उसमें एकदम एक्यूरेट बना ही दे, नहीं। अगर थोड़ा सा गलत भी बना, एक्यूरेट नहीं भी बना, सटीक नहीं भी बना, तो भी वो नकली के अंतर्गत आएगा। ये बात कौन बता रहा है, धारा 2(4) बीएनएस की। आगे बढ़ते हैं धारा 2 की 5 में। धारा 2 की 5 में न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गई है। न्यायालय या कोर्ट किसको बोलते हैं, यह पहले न्यायालय की परिभाषा कहाँ थी, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, आईपीसी के धारा 20 में थी न्यायालय की परिभाषा, लेकिन अभी धारा 2(5) में है न्यायालय की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 का 6 उपखंड 6 है, इसमें मृत्यु शब्द की परिभाषा दी गई है। मृत्यु किसको बोलते हैं, मनुष्य की मृत्यु जब तक के संदर्भ से विपरीत प्रतीत ना हो। मतलब मृत्यु अगर किसी जानवर की होगी तो वहां मृत्यु शब्द का प्रयोग इस बीएनएस के पूरे संहिता में कहीं नहीं किया जाएगा। मृत्यु शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब आपको यही लगाना है कि मृत्यु किसकी हुई है, किसी मनुष्य की ही मृत्यु हुई है। यह बात बता रहा है कौन, धारा 2 का उपखंड 6 बता रहा है। धारा 2 का उपखंड 7 बेईमानी शब्द को बताया गया है। डिसऑनेस्टी के बारे में इसमें परिभाषित किया गया है। किसको बोलते हैं बेईमानी, एक व्यक्ति स्वयं को गलत लाभ या दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य किया हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई फ्रॉडी कर रहा है, कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति फ्रॉडी कर रहा है, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए फ्रॉड कर रहा है या दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए फ्रॉड कर रहा है, कुछ भी गलत कार्य कर रहा है कोई ऐसा, तो क्या होता है, उसको बेईमानी से बोलते हैं या डिसऑनेस्टी बोलते हैं। पहले यह आईपीसी की धारा 24 में आती थी, लेकिन अभी आती है बीएनएस 2023 की धारा 2 के उपखंड 7 में आती है। ये रिलेट कर सकते हैं इसे डिसऑनेस्टी को। आगे धारा 2 का 8 दस्तावेज के बारे में बताता है।
डॉक्यूमेंट, यह अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से ये आ सकता है आपके लिए। तो दस्तावेज ये है, पहले कहाँ था दस्तावेज का उल्लेख कहाँ था, आईपीसी की धारा 29 में था सबसे पहले, लेकिन अभी कहाँ है ये, धारा 2 के 8 पार्ट में है, मतलब उपखंड 8 में है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा ये भी चीज थोड़ा सा समझ लीजिए। किसी भी पदार्थ पर अक्षरों की, कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो कापी पेन हो या कोई पत्थर हो या कुछ भी चीज हो, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित, मतलब कोई भी चीज, कोई पत्थर है या कुछ भी है, उस पे अंक बना रहे हैं या चिन्ह बना रहे हैं या कोई भी चीज उस पे लिख रहे हैं, तो उसे वर्णित और उसे कोर्ट के रूप में, साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके। ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर आपने कोई चिन्ह खींच दिया और वो उठ के कोर्ट में पेश करने लायक नहीं है, खत्म हो जाएगा, तो दस्तावेज नहीं बोला जाएगा। दस्तावेज वही होना चाहिए जो कि कोर्ट में के समक्ष पेश किया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। महत्वपूर्ण चीज है ये कि कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सके, उसी चीज को दस्तावेज बोलेंगे, जिसपे कुछ ना कुछ कलाकृति की गई हो। इसमें क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। जानते ही हैं आज के डेट में पेन ड्राइव में चाहे तो आप लोग कोडिंग के रूप में लिख सकते हैं बहुत सारा चीज, और लिख के उसको पेस्ट भी किया जा सकता है, वो वर्क भी करेगा, वीडियो भी चल जाएगा उसका। तो वो क्या हुआ, दस्तावेज हुआ, एक डॉक्यूमेंट हुआ। ये बात कौन बता रहा है, धारा 2 का उपखंड 8 बता रहा है। डॉक्यूमेंट के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये सारे चीज डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए देखिए, जैसे ये धारा 2 का डॉक्यूमेंट में क्या, करेंसी नोट है कोई, ये भी डॉक्यूमेंट है। ये बाद में जोड़ा गया है, कोई कोर्ट का फैसला था उसमें आया था, तो उसके हिसाब से जोड़ा गया है। करेंसी नोट भी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है। कोई चेकबुक होता है, चेकबुक आप देते हैं किसी बैंक वाले को, ब्लैंक चेक देते हैं, तो वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। धारा 2 के उपखंड 8 के अनुसार इतना चीज ध्यान रखेंगे, चेकबुक को हल्के में नहीं लेना है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार से उपबंध होता है, ये भी डॉक्यूमेंट है। और ये स्टैम्प होता है, ये भी क्या होता है, ये भी डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे बहुत सारे चीज डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। बस यहाँ पे इतना समझना है, धारा 2 के उपखंड 8 में डॉक्यूमेंट शब्द या दस्तावेज शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 2 का उपखंड 9, जिसमें धोखाधड़ी के बारे में बात किया गया है। धोखाधड़ी पहले कहाँ था, आईपीसी की धारा 25 में था धोखाधड़ी, लेकिन अभी कहाँ आ गया है, ये बीएनएस की धारा 2 के उपखंड 9 में आ गया है। कुछ भी इस इरादे से करना कि धोखा दिया जाए, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि सामने वाले को हम धोखा करें, फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, धोखाधड़ी कहलाता है। धोखाधड़ी की अभी इतना याद रखना है कि धारा 2 के उपखंड 9 में धोखाधड़ी की परिभाषा दी गई है। धारा 2 के उपखंड 10 में लिंग की परिभाषा दी गई है, जिसको जेंडर बोलते हैं, लिंग की परिभाषा। और परिभाषा से क्या अर्थ है, इसमें कहने का मतलब जहाँ भी पूरे संहिता में जितना बीएनएस है टोटल में, जहाँ भी वह शब्द का यूज किया जाएगा, वह शब्द मतलब वह सर्वनाम है, आपको हिंदी पढ़े हैं तो पता होगा, वह शब्द का यूज जहाँ भी होगा वो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। मतलब ये नहीं कि वो पुरुष के लिए ही हो या स्त्री के लिए है, वह शब्द जहाँ भी प्रयोग हुआ है वहाँ पे ये मेल भी चलेगा, ट्रांसजेंडर होगा तो भी चलेगा, फीमेल होगा तो भी चलेगा। यही कहने का मतलब है, लिंग का परिभाषा देने का मतलब है। और बीएनएस की धारा 2 के उपखंड 10 में इसकी परिभाषा दी गई है लिंग के बारे में। आगे धारा 2 क्या 11 पढ़ते हैं, जिसमें सद्भावना से, इसके बारे में बताया गया है। सद्भावना से, जिसको गुड फेथ बोलते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। कुछ भी सद्भावना से नहीं कहा जा सकता जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया गया हो। मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन पढ़ेंगे तो 2 चीज यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले ध्यान, सद्भावना होने के लिए क्या चाहिए, उचित देखभाल होना चाहिए और ध्यान से होना चाहिए। ठीक है, दोनों शब्द अगर आता है तो उसको सद्भावना से कहेंगे। लेकिन देखिए, अब आप कोई काम कर रहे हैं, उचित देखभाल भी कर रहे हैं और ध्यान से भी कर रहे हैं, फिर भी कोई चीज गलत हो जा रहा है तो उसको सद्भावना से, मतलब ऐसा नहीं कि वो दुर्भावना से आपने किया है, वो भी सद्भावना में ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास उचित देखभाल की कमी है या ध्यान की कमी है, दोनों में से कोई एक कमी है, तो फिर उसको गुड फेथ या सद्भावना नहीं कहा जा सकता। यही बात बता रहा है धारा 2 का उपखंड 11, इसी चीज को परिभाषित कर रहा है। और इसका प्रयोग जहां भी सद्भावना शब्द का प्रयोग पूरे संहिता में होगा, वहां से समझ जाना है आपको ऑटोमेटिक कि सद्भावना से कह रहा है तो इसका मतलब उचित देखभाल भी किया होगा और ध्यान के, पूरा ध्यान देके अटेंशन के साथ भी किया होगा, ये चीज होगा। आगे पढ़ते हैं धारा 2 का उपखंड 12, जिसमें सरकार शब्द को परिभाषित किया गया है। सरकार शब्द का मतलब जहां कहीं भी है तो उसको एक सरकार से नहीं लेना है, वो केंद्र सरकार भी उसमें रहेगा और राज्य सरकार भी रहेगा, दोनों सरकार से मतलब है धारा 2 के उपखंड 12 के अनुसार।
धारा 2 के उपखंड 13 के अनुसार क्वेश्चन ये बनता है कि शरण देना को परिभाषित किया गया है। हार्बर जिसको बोलते हैं, हार्बर मतलब शरण देना, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है कहीं भी। हार्बर का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसा होता है जो अपराधी होता है, किसी व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति को आश्रय देना है। आश्रय दे रहे हैं आप, रहने के लिए उसको जगह दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं या कुछ पीने के लिए दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, या हथियार दे रहे हैं, या कोई आयुध दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं, या बाइक कार कुछ भी दे रहे हैं, परिवहन का साधन दे रहे हैं, तो क्या होगा? जिसका यूज वो क्या कर रहा है, वो भागने में या अपने छिपने में कर रहा है, तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? आप उसको शरण दे रहे हैं। इतना चीज में से कुछ कोई एक काम भी आप कर दे रहे हैं, बस उसको पीने के लिए पानी दे दिए तो भी आपको बोला जाएगा आपने शरण दिया है उसको। ये बात कौन बताता है? धारा 2 का उपखंड 13 बताता है। एक चीज और इसमें पॉइंट जोड़ा है, किसी भी माध्यम से उसकी गिरफ्तारी से बचने में सहायता करना है। चाहे कोई भी माध्यम लगा रहे हैं आप, जिससे ये क्लियर होता है, ये साफ होता है कि आप गिरफ्तारी से उसको बचाना चाहते हैं, तो उसको शरण देना बोलता है। लेकिन पति और पत्नी को छोड़कर, अगर कोई पति है, उसकी पत्नी कोई गलत काम या कुछ ऐसा काम कर दी है जो वो अपराधी है, और उसका पति उसको बचा रहा है, ये सारा का सारा पैसा भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, भागने के लिए जगह भी दे रहा है, हर चीज दे रहा है, या कोई पत्नी है अपने पति को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, तो उसको शरण देना के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। ये अपवाद है इस चीज का। समझ गए ना? पहले भी था, आईपीसी में भी था, इसमें भी है, पति और पत्नी को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लीजिए अपराधी है, ये दे रहा है तो खाना, तो इसका मतलब ये धारा 2 के उपखंड 13 के अनुसार ये शरण दिया है। अब किस सजा में शरण दिया है तो क्या सजा मिलेगी, ये बेनस तय करेगा आगे। आगे बात करें, धारा 2 के उपखंड 14 के बारे में चोट के बताया गया है। चोट या इंजरी जिसको बोलते हैं, क्या होता है चोट? चोट में एक चीज नहीं कि शरीर पे चोट लग गया उसी को चोट बोलते हैं। इसको डिफाइन किया, ये चीज है धारा 2 का 14 उपखंड, ये डिफाइन किया है किसी भी व्यक्ति को, ध्यान दे, व्यक्ति होना चाहिए, ये नहीं कि कोई गाय भैंस है, व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति, 4 चीज हो रहा है। पहले तो शरीर पे कोई चीज अवैध रूप से पहुंचाई गई हानि को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? शरीर पे कोई हानि पहुंचा दिया, मतलब फिजिकली आपको कोई मार दिया, पीट दिया या कुछ कर दिया, तो भी हानि में जाएगा, चोट में बोला जाएगा उसको भी। या कोई आपके मन पे चोट पहुंचाता है, जैसे मैंने डाल दिया है समझने के लिए, मार रहा है, ये शरीर पे हानि कर रहा है तो भी चोट, और ये मन पे वो कर रहा है, चोट कर रहा है, चारों तरफ बोल रहा है, आपके मन पे चोट लग रही है, या आपके प्रतिष्ठा में, आपके आत्मसम्मान में चोट हो रही है, तो ये भी चोट ही बोला जाएगा। किसी का इंसल्ट मत करिएगा आपसे। और संपत्ति, कोई आपका संपत्ति लेके भाग रहा है या डैमेज कर रहा है, तो भी उसको चोट बोला जाएगा। चारों चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी को कोई गाली दे दिया तो क्या उसको चोट पहुंचाना बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? तो बिल्कुल बोला जाएगा, क्योंकि उसने उसके प्रतिष्ठा और मन को हानि पहुंचाई है, तो वो चोट में आएगा। ये बात कौन बता रहा है? बीएनएस का धारा 2 का उपखंड 14 बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 का 16, जिसमें न्यायाधीश शब्द जज जो बोलते हैं, जज की परिभाषा दी गई है धारा 2 के 16 में। धारा 2 का उपखंड 17 में दिया गया है जीवन की परिभाषा। जीवन का मतलब किस चीज से होता है? मानव जीवन से। और किसी भी, जहां भी बीएनएस में आ जाए जीवन, जीवन शब्द आ जाए, तो जीवन का मतलब यही समझिएगा कि मानव के जीवन से मतलब है, ठीक है, न कि किसी और जानवर के जीवन से। मानव के जीवन में, मानव में स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर सब लोग आएंगे। धारा 2 का उपखंड 18 स्थानीय विधि लोकल लॉ के बारे में बताता है। जो धारा 2 का 18 है, बता रहा है किसी विशेष क्षेत्र के लिए होता है। इसमें स्थानीय विधि लोकल लॉ को मतलब वो किया है, परिभाषित किया गया है क्या चीज होता है। जैसे कि पार्किंग हो गया, नो पार्किंग एरिया कहीं लगा रहता है, तो वहाँ का एरिया क्या होता है? विशेष स्थानीय विधि या लोकल लॉ वहाँ पे चलता है। उसको कौन बताता है? धारा 2 का उपखंड 18 बता रहा है। कहीं पे हो लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है, थूकने में 500 जुर्माना है, तो क्या हो जाएगा? वो लोकल लॉ हो गया। उसका परिभाषा कौन देता है? धारा 2 का उपखंड 18 उसका परिभाषा देता है। आगे बढ़ते हैं, धारा 2 का उपखंड 19, इसमें पुरुष शब्द की परिभाषा दी गई है। किसी भी उम्र का व्यक्ति, कोई बालक है 13 साल का, 12 साल का, 6 साल का, वो भी पुरुष में आएगा। पुरुष शब्द कहीं आएगा तो वो भी आएगा, कोई भी उम्र हो वो चलेगा, व्यक्ति होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ कोई भी हो चलेगा। पुरुष शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 के उपखंड 19 में। धारा 2 का उपखंड 20 क्या बता रहा है? कि माह और वर्ष, इसकी परिभाषा बता रहा है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है जनवरी वाला,
वो वाला उसी से हर चीज़ की गणना होगी। बीएनएस में जहाँ भी कहाँ भी वर्ष और माह की बात किया है तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बात किया गया है, न कि कोई और कैलेंडर के हिसाब से। धारा 2 का उपखंड 20 ये बता रहा है। धारा 2 का उपखंड 21 ये बता रहा है चल संपत्ति क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दो प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, मूवेबल इमूवेबल, मतलब चल और अचल संपत्ति। जमीन उमीन जो होता है, घर हमारा हो गया, जमीन हो गया, वो सब क्या होगा, जो चल नहीं सकता उसको अचल संपत्ति बोलते हैं, इमूवेबल सब प्रॉपर्टी बोलते हैं। और जो चीज़ जैसे पैसा, रुपया, गहना, चेक, मोबाइल, कुछ भी आपका ऐसा चीज़ है जो कि इधर उधर हिलाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, चल संपत्ति बोलते हैं। तो चल संपत्ति धारा 2 के पॉइंट 21 में दिया गया है चल संपत्ति की परिभाषा। भूमि और भूमि से बद्ध कोई भी चीज़ है तो उसके अलावा कोई भी चीज़ क्या होगा, चल संपत्ति होगा। धारा 2 का उपखंड 22 वचन के बारे में बताता है, नंबर के बारे में बताता है। धारा 2 का उपखंड 23 शपथ के बारे में बताता है, शपथ की परिभाषा देता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको शॉर्टकट में लिखे हैं, इतना पढ़ना जरूरी नहीं है इसको। आगे पढ़े हैं धारा 2 का उपखंड 24, ये महत्वपूर्ण है और ये पूछ सकता है। इसमें क्या होता है, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध क्या होता है भाई, ऑफेंस जिसको बोलते हैं। अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, अपराधे के लिए तो पूरा बीएनएस बना है, तो इसका परिभाषा दिया गया है धारा 2 के उपखंड 24 में। इसमें कार्य या चूक के द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को उत्पन्न करना। कार्य अपराध किसको बोलते हैं, जिसमें कार्य या चूक के द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयास भी शामिल है। और विशिष्ट प्रभाव में क्या आएगा, विशिष्ट प्रभाव में आएगा जो किसी का नुकसान करे या कुछ ऐसा हो जो बीएनएस के विपरीत चले, ऐसा चीज कोई भी प्रभाव जो होगा विशिष्ट प्रभाव के बारे में उल्लेख करता है। तो कोई भी ऐसा काम कोई कर रहा है जो बीएनएस के विरुद्ध हो रहा है, देखिए ये लिखा है मैंने, बीएनएस के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहा है जो विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर रहा है या उत्पन्न करने का प्रयास भी कर रहा है तो अपराध होता है। अब एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि अपराध करने का इरादा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इरादा नहीं है तो इंटेंशन होना चाहिए अपराध के लिए, तभी वो अपराध बोला जाएगा। बिना इरादा, गैर इरादतन आपने कहीं जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंटली आपसे मान लीजिए कुछ हो गया, कहीं जा रहे हैं, बाइक लड़ गया एक्सीडेंटली और सामने वाला आदमी गिर गया, चोट लग गया, तो क्या अपराध किया आपने? नहीं, क्योंकि आपने वहाँ उसको घायल किया है, उसको चोट पहुँचाई है, हानि पहुँचाई है, लेकिन आपका जो इरादा है, इंटेंशन है, वो चोट पहुँचाने का नहीं था, वो अचानक से गिर गया, तो आपने जो किया है वो अपराध नहीं है। ये चीज़ ये बता रहा है। अपराध करने के लिए 4 चीज जरूरी होना चाहिए, 4 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है मानव, कोई आदमी होना चाहिए, कोई जानवर उनवर की बात नहीं, कोई आदमी होना चाहिए, पहला पॉइंट। इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा तो अपराध नहीं कहलाएगा। दूसरा कि आपराधिक मनोस्थिति होना चाहिए, मतलब आपके मन में ये ठाने हुए होने चाहिए, प्लानिंग किए होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए कि हम अपराध करेंगे। तीसरा, दोनों चीज हो गया, कोई आदमी हो गया भी और ये सोच भी रहा है कि हम अपराध करेंगे या किसी के चोरी करेंगे, लेकिन कृत्य कोई नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, तो सोचने के लिए वो अपराध नहीं होता है। जब तक कृत्य नहीं करेगा तब तक अपराध में नहीं आएगा। और कृत्य, चौथा पॉइंट ये है मानव या समाज की क्षति होनी चाहिए। मान लीजिए कोई है जंगल में जाके और वहाँ पे लकड़ी तोड़ दिया, या किसी का जंगल में जाके पेड़ आम तोड़ लिया, तो वहाँ पे मानव भी है। मान लीजिए वो चोरी से ही तोड़ रहा है जंगल में, मन स्थिति उसकी खराब ही है, आपराधिक कृत्य भी किया है, चोरी किया है, लेकिन उससे न मानव को कोई नुकसान हो रहा है न समाज को नुकसान हो रहा है। वही किसी का पर्सनल बागान है, उसमें जाकर तोड़ लिया तो उसमें समाज की क्षति और मानव की क्षति कर दे रहा है, तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि चारों में से कोई एक पॉइंट न भरा है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 2 के उपखंड 24 में ये बताया गया है, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 का उपखंड 25 क्या बोलता है? पहले लोप की परिभाषा देता है। लोप मतलब क्या? कोई चीज, लोप मतलब विलुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना। कोई चीज गायब हो जा रहा है उसके बारे में परिभाषा दिया गया है। कहाँ पे? धारा 2 के उपखंड 25 में। धारा 2 के उपखंड 26 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सन की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति में क्या आता है, जहाँ पे कहीं बीएनएस में कहीं आ जाएगा कि ये व्यक्ति द्वारा ये किया गया, तो व्यक्ति का मतलब इतना चीज वो समाहित है उसके में, कंपनी, एसोसिएशन या कोई निकाय है या बॉडी है, कोई संस्था है, वो सब कुछ इसमें आएगा व्यक्ति के अंतर्गत। जहाँ व्यक्ति लिखा रहेगा तो उसका मतलब कंपनी भी चलेगी, वहाँ पे एसोसिएशन है, कोई निकाय है तो भी वो व्यक्ति ही है।
धारा 2 का 28 क्या कर रहा है, लोक सेवक की परिभाषा बता रहा है। ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है कहीं पे भी। धारा लोक सेवक बार बार सुने होंगे आप लोग। तो धारा 2 का उपखंड 28 क्या होता है, लोक सेवक के बारे में परिभाषा बता रहा है। लोक सेवक की परिभाषा पहले आईपीसी की धारा 21 में थी, अभी ये धारा 2 के 28 में आ गया है। लोक सेवक मतलब क्या होता है जानते ही हैं। इसके बारे में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। सरकारी कर्मचारी में बहुत सारा लोक सेवक को ओपन करेंगे तो बहुत सारा चीज़ है इसमें। आर्मी में जाएंगे तो उसमें जो यूपीएससी वाले पहले होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। फिर थानेदार भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ जो काम करते हैं वो भी हो सकता है। जो मिडिल वाला होता है वो भी हो सकता है। ग्राम पंचायत में जो वो होता है वो भी हो सकता है। तो लोक सेवक में बहुत लोग आते हैं। मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोक सेवक लगभग लगभग होते हैं। इसमें यही पूछेगा कि लोक सेवक की परिभाषा कहाँ है, तो धारा 2 के उपखंड 28 में दिया गया है, बीएनएस 2023 में। आगे धारा 2 का 31 पढ़ते हैं। धारा 2 का उपखंड 31 क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में बता रहा है। इसकी परिभाषा दी गई है। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है, ऐसा दस्तावेज जो कानूनी अधिकार आपको देता है वही होता है मूल्यवान प्रतिभूति। अब आधार कार्ड आपका हो गया। आधार कार्ड आपको कानूनी अधिकार देता है कि नहीं, आप लोग खुद सोच के बताइए, तो कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, ये जैसे कोई मार्कशीट हो गया, ये हमारा 10th का मार्कशीट है, तो ये क्या हो गया, ये भी मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि ये हमको कानूनी अधिकार दे रहा है कि ये शशांक सिंह 10 पास हैं, ये दे रहा है ये वाला अधिकार, तो इसीलिए मूल्यवान प्रतिभूति हो गया। और ये जैसे ये हो गया, स्टैम्प हो गया, बैनामा हो गया ये कोई, तो ये भी क्या हो गया, आपका कानूनी अधिकार देता है। पासपोर्ट हो गया, ये भी कानूनी अधिकार होता है। तो मतलब कोई भी दस्तावेज हो जो कि कानूनी अधिकार दे तो मूल्यवान प्रतिभूति होता है। 2 के 31 में है। धारा 2 का उपखंड 32, जिसमें पहले जलयान की, शिप की परिभाषा दी गई है, जलयान किसको बोलते हैं। तो इतना कोडिंग में पूछेगा नहीं, इसमें पूछ भी नहीं सकता कुछ। धारा 2 का 32 में जलयान दिया गया है, जलयान की परिभाषा इतना जान लीजिए बस। अगला पढ़ते हैं धारा 2 का उपखंड 34, वसीयत की परिभाषा दी गई है। वसीयत किसको बोलते हैं, वसीयत पहले आईपीसी की धारा 31 में थी, अभी वसीयत किसको बोलते हैं। वसीयत जो फिल्मों में नहीं देखते हैं, जो बाप मर जाता है तो बेटे और पोते पोतियों के लिए अपना एक लिख के छोड़ के चला जाता है कि इसी के अनुसार हमारे संपत्ति का बंटवारा होगा, तो उसी को वसीयत बोलते हैं। पुरानी फिल्मों में बहुत देता था। तो अभी वसीयत की परिभाषा कहाँ दिया गया है, धारा 2 के उपखंड 34 में। पहले कहा था धारा 31 में। तो देखिए, धारा इतना उपखंड पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये ना सोचिए कि अभी एक ही धारा पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी धाराएं, जैसे 31 है, कितनी कितनी धारा इसमें मर्ज हो गई हैं, तो इसीलिए बड़ा हो गया है थोड़ा सा। बाकी धारा 2 का 35 पढ़ लीजिए, जिसमें महिला शब्द का परिभाषा दिया गया है। वुमेन किसको बोलते हैं, तो वुमेन जहाँ महिला शब्द प्रयोग होगा, कहाँ पर, बीएनएस में, तो कोई भी आयु की महिला हो सकती है। वो कोई बच्ची भी हो सकती है या कोई बूढ़ी भी हो सकती है, वो महिला यूज किया जाएगा। आयु उसका नहीं, एज उसका नहीं देखा जाएगा। धारा 2 का उपखंड 36, जिसको सदोष लाभ बोलते हैं। सदोष लाभ और सदोष हानि दोनों चीज पूछता है कई बार। तो सदोष लाभ मतलब रॉन्गफुल गेन जिसको बोलते हैं, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। तो धारा 2 के 36 और 37 में दोनों के बारे में दिया गया है। जैसे सदोष लाभ किसको बोलते हैं, गैर कानूनी तरीकों से गैर संपत्ति का लाभ ले। अभी आपका, हम मान लीजिए कार है, उठा के हम ले लिए कि हम जबरदस्ती के हम उसको चला रहे हैं, उसके मालिकाना हक दिखा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम सदोष लाभ ले रहे हैं। कौन ले रहा है, स्वयं हम ले रहे हैं, तो सदोष लाभ हो गया ये। और सदोष हानि किसको बोलते हैं, कोई किसी को हम संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं गैर कानूनी ढंग से, तो क्या हो गया, वहां पे सदोष हानि हो गया। बाकी खत्म हो गया। इसका मतलब धारा 2 का पूरा चीज खत्म हो गया, इतना ही चीज था। अगर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे धारा 3 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।